So what I have been telling you that this chapter is divided into basically 4 parts. The first one is जहां हमने पढ़ा बेटा तीनों सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और तीनों इंटरडिपेंडेंट है। फिर हम सेकंड पार्ट पे कल पहुंचे थे जीडीपी वाला, और आज हम थर्ड पार्ट पे पहुंचेंगे। और ये थर्ड पार्ट जो है इसमें सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी। तो व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। तो पहला टॉपिक समझो, फिर उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है वो भी हम लेंगे। तो बेटा हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कोई भी पर्सन हु इज रेडी टू वर्क, हु हैज द एबिलिटी टू वर्क, एंड बेटा अ पर्सन जो कि हमेशा एबल है, विलिंग है, काम करना चाहता है, और बेटा उसके पास वो कैपेसिटी है काम करने की, उसको बोलते हैं, और उसको काम मिल जाए तो हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। और जब कोई भी बंदा काम करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, उसके काम का रिजल्ट आना चाहिए, उसको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब हमारे टॉपिक में इन्होंने हमें जो समझाना है वो ये समझाना है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इसका अपोजिट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब अ पर्सन who is ready to work, who has the ability to work, who has the skill to work, and still he is not getting work. That is unemployed. दिखाई देगा। तो कॉन्ट्रास्ट में है, बिल्कुल अपोजिट है। एक हो गया एम्प्लॉयड पर्सन, काम करना चाहता है और काम करने की एबिलिटी है, काम करने का स्किल है, उसके पास एजुकेशन है, और बेटा काम उसको मिल गया और करता हुआ दिख रहा है, और उसके काम करने से टोटल आउटपुट में जो है वो बेटा डिफरेंस भी आता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है जिसके पास एजुकेशन है, एबिलिटी है, डिजायर है, ही इज रेडी टू वर्क, पर उसको काम नहीं मिल रहा, दिखाई दे रहा है उसको काम नहीं मिल रहा, तो बेटा हम बोलेंगे ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा होता है जिसे हम और आप बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वो बेटा लोग जो आपको दिखाई देंगे काम करते हुए, पर उनके काम करने से उनका जो आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर वो हट भी जाएं तो भी उनको बेटा जो है वो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो जितना काम पहले चल रहा था वैसे ही होता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता, पर अगर आप इसमें से 10-12 लोगों को निकाल दो तो भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये कि अगर आप प्राइमरी सेक्टर में जाओगे, खेतों में जाओगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर में जाओगे, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पर उनका काम जो है वो कुछ इंक्रीज नहीं कर रहा है बेटा प्रोडक्शन। अब अगर आप लेट सपोज जाते हो बेटा किसी इंडस्ट्री में, तो वहां पे फादर की इंडस्ट्री है और बच्चे आकर के उसको ज्वाइन कर लेते हैं, पहले नहीं ज्वाइन किया था तो भी कोई प्रोडक्शन पे फर्क नहीं था, और अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं है। और ऐसा ही होता है टर्शरी सेक्टर। तो अननेसेसरी जो है, जो काम पहले 2 आदमी कर रहे थे अब 3-4 लगा दिए, पर बेटा हल्का बहुत जो है वो फर्क आ रहा है, नहीं तो कोई नहीं आ रहा फर्क। अब ये जितने अनएम्प्लॉयमेंट है ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में एक और चीज होती है, हम
केपेबल हैं बहुत कुछ करने के, और हमें काम जो है वो बहुत लो लेवल का मिला हुआ है, हमारी एबिलिटी यूज ही नहीं हो रही उसमें, ये भी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो किसी की क्वालिफिकेशन बहुत है और उसे बहुत ही बेटा छोटा काम मिला हुआ है, तो उसकी उसकी जो एबिलिटी है, एजुकेशन है, वो यूज ही नहीं हो रही, ये भी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज का मतलब क्या होता है? गायज का मतलब होता है बेटा अपीयरेंस, और डिस का मतलब जो अपीयर नहीं हो रहा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और इससे थोड़ा सा कम, अच्छा एक बात और पूछिए, वो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है? हम बोलेंगे सबसे ज्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में होता है। प्राइमरी सेक्टर में क्यों होगा मैम? एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्यों होगा मैम? क्योंकि बेटा वहां पर स्किल की जरूरत नहीं होती, एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। अब जो मैनुअल काम है, खेतों में काम करना है, उसमें स्किल की तो जरूरत नहीं है ना। तो फिर आप कुछ भी, कोई भी जाकर के काम करने लगे, कोई बात नहीं। अब पुताई वाले होते हैं बेटा, अब ये जब पुताई वाले काम कर रहे होते हैं, इसमें भी स्किल होती है, तो हर कोई ऐसे ही नहीं घुस जाएगा, और घुसेगा तो वो बिल्कुल पीछे को रहेगा, फिर वो कुछ मेन काम नहीं कर सकता, उसी हिसाब से उसको कम मिलेगा जो वेजेस मिलते हैं। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर में, क्योंकि उसमें स्किल की जरूरत है। अब आप आगे जाएं तो एक होगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कुछ सीजन में आपके पास काम है, और उसके बाद थ्रू आउट द ईयर आप खाली बैठे हुए हो, यू हैव नो वर्क। और हर सेक्टर में ऐसा होता है। तो बेटा जब हार्वेस्ट सीजन होता है, जब गेहूं कट रहा होता है, तो सब लोग बिजी होते हैं, एक्स्ट्रा लेबर की भी जरूरत होती है। उसके बाद वो बेटा मॉनसून में ऐसे बैठे हुए हैं, अब क्या करें? दिवाली आने वाली होती है, इलेक्ट्रिशियंस इतनी जरूरत होती है पूछो मत, उसके बाद खाली बैठे होते हैं। पेंटर्स जब दिवाली आ रही होती है इतने बिजी होते हैं पूछो मत, अभी मॉनसून में सारे खाली बैठेंगे। तो बेटा ये सारे के सारे लोग जो हैं, इनको हम बोलेंगे इनका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। और अब हमसे सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई है, अब हमें बताया है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए आप क्या क्या सजेशंस दे सकते हो, और क्या क्या इकोनॉमी में स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। तो हम जब ये बात पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एम्प्लॉयमेंट देना है लोगों को, तो कहाँ देना है? एक है गांव, वहां पे काम देना है, या एक है बेटा शहर, वहां काम देना है, या है टाउन्स। टाउन्स मतलब जो उतने अनडेवलप नहीं है जितने गांव, और उतने बेटा डेवलप भी नहीं है जितने शहर, बीच वाले जो गांव के बाहर है, जो गांव से थोड़ी दूर पर है और शहर के बिल्कुल बाहर बसे हुए हैं। तो ऐसी जगह अगर अनएम्प्लॉयड लोग हैं तो उन्हें क्या काम देंगे? तो हम उनकी कैटेगरी के हिसाब से काम देने वाले हैं। और बेटा यही हम आज पढ़ रहे हैं। तो जितना मैंने समझाया वो सारा। अब एक खास चीज याद रखो, हमें स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। अगर देश में आप बात करोगे, तो बेटा कल आपने जीडीपी पढ़ा हुआ है, तो अगर आप बात करोगे तो आप ये देखो कि हमारे देश में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में मिलेगी काम करती हुई, क्योंकि उनके पास प्राइमरी सेक्टर में स्किल की जरूरत नहीं। और अगर टर्शरी सेक्टर में जाओ तो देश की आधी से कम पॉपुलेशन वहां काम करेगी। उल्टा होता है, जीडीपी अगर तुम देखो तो पूरा जो हमारे कंट्री का जीडीपी है, उसका बेटा 3/4 पार्ट जो है वो टर्शरी सेक्टर से इनकम आती है, और वहां सबसे कम लोग हैं काम करने वाले। और प्राइमरी सेक्टर जो हमारे देश की इनकम को सिर्फ 1/4 तक ही कंट्रीब्यूट करता है, उसमें आधे से ज्यादा पॉपुलेशन काम कर रही है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टर्शरी सेक्टर में काम करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने के लिए तुम्हारे पास स्किल होनी चाहिए। और स्किल का मतलब होता है कि तुम्हारे पास नॉलेज हो और प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हुई। तो बेटा एक छोटा सा इलेक्ट्रिशियन होता है और वो हमारे घर आता है और 5 मिनट में वो फ्यूज ठीक करके गया, थोड़ा सा स्विच ठीक करके गया, वो 100-200 रुपए ले जाता है। वाई? बिकॉज ही हैज स्किल। और बेटा अगर एक मजदूर हमारे घर आता है, ईंट चढ़ाने वाला, रेत चढ़ाने वाला, वो पूरा दिन काम करता है, तब कहीं जाके उसको बेटा 400-600 रुपए मिले, और वो 10 मिनट में ले गया। वाई? स्किल की वजह से। तो स्किल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। और स्किल से भी एक और चीज आगे है, और वो चीज होती है लर्निंग स्किल प्लस प्रोफेशनल ट्रेनिंग। उसका एग्जांपल देती हूँ। तो बेटा हमारा एसी जो है, उसकी सर्विस करने के लिए जो बंदे आएंगे, वो आएंगे प्रॉपर अपनी यूनिफॉर्म पहन के, बेटा प्रॉपर अपना ग्लव्स पहन के, प्रॉपर यस मैडम, नो मैडम, इस तरीके से बातें करेंगे। एसी को बेटा वो पूरा का पूरा सर्विस करेंगे एंड दे विल टेक 1000 रुपीज। वाई? वो इलेक्ट्रिशियन नहीं ले जा सकता हमसे 1000 रुपए एसी रिपेयर। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही आ गया है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग उसके पास है नहीं, गंदा वंदा सा बोलने की तमीज नहीं है। और जहां इस स्किल के साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो जाती है, देन दे गेट सो मच ऑफ हाई वेजेस। तो बेटा स्किल डेवलपमेंट क्या है, उसकी जरूरत इसलिए है। अब एक और चीज अभी क्लियर कर लो, अच्छी तरह समझ लो, तो पढ़ने में समझ आएगी। अब क्या है बेटा, जब तुमसे ये बताया जा रहा है कि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में काम करती है, तो मैम प्राइमरी सेक्टर को बड़ा कर देना, नहीं कर सकते। प्राइमरी सेक्टर को बड़ा करने का मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर को बड़ा करना। एग्रीकल्चरल सेक्टर को बड़ा करना मतलब किसानों के पास बहुत बेटा एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए, ताकि वो अपना एक और जो है वो फील्ड तैयार कर सके और उसमें अच्छी वाली खेती कर सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बेटा उनकी जो है इनकम बढ़ जाएगी। और अगर उनकी इनकम बढ़ी तो और बहुत सारी जॉब्स निकल आएंगी, बहुत सारी। पर पॉसिबल वो कब होगा? जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा हो। और एक्स्ट्रा पैसा क्या हो सकता है? उन्हें लोन मिल जाए बैंक से। तो बेटा ये सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं। समझा पहले मैं इसलिए रही हूँ कि बीच बीच में फिर कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या है और ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं और इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो अब आप PDF 1 जो है आपका, उसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पहले देखो, फिर PDF 2 शुरू करना। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड एंड वाई? इस क्वेश्चन के आगे वेरी इंपॉर्टेंटली, ज्यादा हमारे देश के लोग कहाँ काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं? द प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। This is because not enough jobs are created in the secondary and tertiary sectors. क्योंकि वहां बेटा बहुत सारी जॉब्स नहीं निकल सकती हैं, और निकलेगी भी तो किसके लिए निकलेंगी? स्किल्ड पीपल के लिए। More than half of the country workers are working in the agriculture sector, producing only 1/4 of GDP. और बेटा ये सिर्फ 1/4 GDP जो है वो बनाते हैं, सिर्फ 1/4 GDP एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। इसी का अपोजिट सुनो, लेस देन हाफ ऑफ द कंट्री पीपल आर वर्किंग इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। और बेटा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूसेस 3/4 ऑफ द जीडीपी। Service sector in India employs different kinds of people, from highly skilled and educated to transporters, repair person, etc. Very important question लिखा है मैंने। अब मैंने जो आपको भेजा है PDF 2, वो बेटा ओपन करो और उसमें आपको क्वेश्चन 13 दिखाई देगा, व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या? It is a situation where there are more people are working than necessary. जिनकी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. If few people move out, अगर कुछ लोगों को तुम निकाल दो, it will not affect the production. It is in contrast to the open unemployment where a person is visibly without job. और बेटा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बिल्कुल साफ दिखाई देता है, काम ही नहीं है उनके पास. और ये वाले लोग दिखाई नहीं देते कि काम नहीं है, पर बेटा इनका काम का कोई फायदा भी नहीं है. इट इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट एंड देयरफॉर कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो अंडर इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और बेटा हमारा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट एक ही बात है. और इसको मैंने अभी अभी तुमको समझाया था बहुत अच्छी तरीके से, तो ये बिल्कुल अपना क्लियर कर लो और है भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड पीडीएफ पढ़ रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन, इन विच इकोनॉमिक सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस मोर प्रिवलेंट एंड व्हाई? कौन सा सेक्टर तीनों में से ऐसा है जिसमें आपको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिखाई देगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिखाई देगा, या फिर इसका दूसरा नाम है अंडर एम्प्लॉयमेंट कब किसमें दिखाई देगा? बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस आर मोर प्रिवलेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. They do not have any other work to do because they neither have education nor skill. They do not have money to invest or expend their work, इसलिए एक ही में काम करे जाते हैं. What is seasonal unemployment? इसके आगे भी very very important है. When people are unemployed for a particular season, it is called seasonal unemployment. For example, if farmers are plowing land only for Rabi season, then they become unemployed for the rest of the seasons. खाली बैठे हुए अब क्या करें? अब बेटा इन्होंने बोला क्या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट और भी कहीं दिखाई देता है? अदर देन एग्रीकल्चर, इन विच सेक्टर्स कैन अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर? अंडर एम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सारे एक हैं. याद रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना. There are thousands of workers in the service sector who search for daily employment. They are employed as painters, plumbers, repair person, and doing other casual jobs. Many of them don't find work every day. Some people on the streets push a cart or selling something. They spend the whole day, or beta they earn very little. They do this work because they do not have better opportunities. तो इसको आप बोलते हो underemployment. अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये 3 बार इंपॉर्टेंट है. और ये बोल रहे हैं हाउ वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन बी प्रोवाइडेड. ये वाला टॉपिक खत्म होगा हमारा, तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर. और ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट हम कैसे दिलवा सकते हैं, तो हम बाद में बताएंगे कैसे दिलवा सकते हैं. पहले हम पूरे देश को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. विलेज एरिया, छोटे छोटे शहर और बड़े शहर. तो सबसे पहले हमने हेडिंग दी है रूरल एरियाज. द गवर्नमेंट कैन ओपन बैंक्स इन रूरल एरियाज टू प्रोवाइड लोन्स. तो आपको अगर काम दिलवाना है गांव में, तो सरकारी बैंक खुलने चाहिए और ये बैंक इन फार्मर्स को लोन देंगे और लोन की वजह से इनका काम बढ़ेगा और इन्हें काम करने वालों की जरूरत पड़ेगी. फार्मर्स कैन इंप्रूव फार्मिंग विद इट. गवर्नमेंट कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन वर्क एज वेल एज इन ट्रांसपोर्टेशन. रोड बनेगी, लोगों को रोड बनाने में भी बेटा काम मिलेगा और फिर उसपे से व्हीकल्स आएंगे जाएंगे तो उसमें भी काम मिलेगा. Dams along with canals can be constructed for employment generation. उसमें भी काम मिलता है. By providing irrigation and marketing facilities to farmers. अब बेटा ये 4th रीजन है, 4th तरीका बता रहे हो कि एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा. पहला तुमने बताया बैंक्स ओपन करके, दूसरा तुमने बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, फिर तुमने बताया डैम्स और कैनाल, और बेटा अब तुम बता रहे हो मार्केटिंग फैसिलिटीज अगर हम इनको देंगे तो, मतलब अगर किसान अपना सामान जो है वो बाहर बेच सकेगा तो.
और ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट के छोटे छोटे सब पॉइंट्स बनाए हैं, वो अलग पॉइंट नहीं है। आप ध्यान से देखो, फोर्थ पॉइंट और उसके अंदर हमने एबीसी लिखा हुआ है। तो हमने फोर्थ तरीका बताया है, बाय प्रोवाइडिंग इरिगेशन, किसानों को बेटा खेती के लिए खूब अच्छी तरीके से पानी मिलेगा, एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज टू फार्मर्स। इससे क्या होगा? ए पॉइंट, इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर ही काम करने की बेटा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंक्रीज्ड प्रोड्यूस, और ज्यादा खेती होगी, एंड इट विल नीड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टाउन्स। और बेटा फिर हमारी ज्यादा खेती हुई है तो हम शहर लेके जाएंगे। शहर लेके किस में जाएंगे? ट्रांसपोर्ट में। तो ट्रांसपोर्ट चलाने वालों की भी जरूरत है, बेचने वालों की भी जरूरत है। फिर स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स विल रिक्वायर गोडाउन्स, अगर ज्यादा खेती होगी तो गोडाउन की जरूरत है, और गोडाउन में हम अपना सामान आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो गोडाउन बनाने वालों की जरूरत पड़ेगी, गोडाउन कीपर्स की जरूरत पड़ेगी। तो कितना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। मिनी ट्रक्स विल रिक्वायर गुड रोड्स टू बी कंस्ट्रक्टेड, और जब बेटा सामान आएगा जाएगा गोडाउन से तो फिर जरूरत पड़ेगी ट्रक्स की और रोड्स की। It will also increase the demand of traders, so the cycle of employment will be moving. तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सबको बेटा ये एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, साइकिल चलती रहेगी। अब हम पहुंचते हैं दूसरी जगह, तो हमारा बेटा हेडिंग है सेमी रूरल एरियाज या फिर टाउन्स। गांव के बाहर जो शहर हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो बेटा वहां कैसे काम दिलवाओगे? ये कौन से हैं? ये बेटा गांव के पास में जो बाहर की तरफ है, थोड़े से डेवलप्ड वाले। तो इनमें कैसे लोग जो बेचारे अनएम्प्लॉयड हैं उनको कैसे काम मिले? तो सबसे पहला, सेटिंग अप दाल मिल्स टू प्रोक्यूर एंड प्रोड्यूस पल्सेस। अब दालें जो है वो खेत से आएंगी, यहाँ आप दाल बनाने वाली फैक्ट्री लगा दो, उसकी सफाई होगी, उसकी बेटा फिर जो है पैकिंग होगी, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये सब चीजें खूब सारे लोगों को जॉब दे देगी। सेकंड, सेलिंग पल्सेस इन द सिटी मार्केट्स, ओपनिंग कोल्ड स्टोरेजेस टू स्टोर वेजिटेबल्स एंड टू सेल व्हेन प्राइस इज गुड। खूब सारा टमाटर हो गया, आपने कोल्ड स्टोरेज में उसको रखा, और बेटा जब सही टाइम आया तब आपने उसको बेचा। तो कितना सारा आपको देखिए जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। और खेतों से बहुत सारा आलू आया, और आपने टाउन में बेटा चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री लगा दी, अब वो खूब सारे वेफर्स बन रहे हैं और पैक हो रहे हैं। कितना जॉब क्रिएट हो रहा है। ओपनिंग कोल्ड स्टोरेजेस टू स्टोर वेजिटेबल्स एंड टू सेल व्हेन प्राइस इज गुड। Honey collection centers can be opened near forest areas, and setting up industries to process vegetables and fruits. तो प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में मैंने क्या बताया? प्रोसेसिंग का मतलब केचप बन रही है, जैम बन रहे हैं, वेफर्स बन रहे हैं, अचार बन रहे हैं। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज टू प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू सेल इन आउटसाइड मार्केट्स। और बेटा लास्ट हेडिंग हमारी है अर्बन एरियाज। शहरों में भी आप एम्प्लॉयमेंट दिलवा सकते हो, इंडस्ट्रीज लगा लगा के, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, टूरिज्म प्रमोट करके, ओपनिंग होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स फॉर टूरिस्ट्स, एंड सेटिंग अप स्किल डेवलपमेंट सेक्टर्स एंड आईटी सर्विस सेक्टर। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 बार ये आया। अब बेटा अभी का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद मैं एक दूसरा और इस चैप्टर का फोर्थ टॉपिक उठाऊंगी, पर अब जो लास्ट है जो अभी हमने बात करी थी, व्हाट इज स्किल डेवलपमेंट, हाउ कैन इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। स्किल डेवलपमेंट का क्या मतलब है और इससे एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? तो बेटा पहले स्किल डेवलपमेंट की डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले साइड में लिखो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बारी वेरी लगाना। Skill development is the development of a particular skill with professional training. तो अभी मैंने समझाया प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्या होती है। तो स्किल भी डेवलप करो पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ। A trained person can get employment easily. New teachers will be required in new opened schools. अब बेटा जब ट्रेनिंग देने वालों की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो उनकी भी जॉब क्रिएट होगी। ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ट्रेनिंग देने वालों की भी जरूरत है।
Around 20 lakh jobs can be created in education sector. New doctors, nurses, health workers will be required to improve health situation. ठीक है, अब बेटा ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया. आज का जो लास्ट टॉपिक मैं तुम्हारे साथ करके फिर छोड़ रही हूँ, फिर उसके बाद एक दिन का और ये चैप्टर रह जाएगा, देन वी विल फिनिश इट. तो मैंने बोला ना ये चैप्टर हमारा पूरा जो है वो डिवाइड हो गया बेटा 4 पार्ट्स में. तो हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए, एम्प्लॉयमेंट वाला 3rd पार्ट था. अब हमारा 4th पार्ट है, और 4th पार्ट में हम 2 चीजें पढ़ रहे हैं. हमने एक तो पढ़ा बेटा सेक्टर्स जो है, जो प्रोडक्शन करते हैं उसके हिसाब से उनका क्या क्लासिफिकेशन होता है. तो बेटा प्रोडक्शन के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर हो गए. अब हम एक और सेक्टर का बेटा क्लासिफिकेशन करेंगे, ग्रुप का क्लासिफिकेशन करेंगे. कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नाम देंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. क्या मतलब है इसका? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब, जो लोग इनमें काम करते हैं उन्हें क्या फायदा मिलता है. तो हमारे यहाँ आप देखोगे बेटा, एक है बैंक. बैंक में आपको झाड़ू पोछा करने वाले बंदे मिलेंगे, और वो जो झाड़ू पोछा करने वाले बंदे हैं उनकी फिक्स्ड सैलरी होती है. उनकी जॉब ऐसे ही नहीं चली जा सकती है कि किसी भी दिन आपने निकाल दिया. उनको बेटा पेड लीव मिलती है. उनको जो है बेटा वो पूरी तरीके की फैसिलिटीज, लंच ब्रेक मिलेगा, सिक लीव मिलेगी, सब मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा. और दूसरे होते हैं हमारे घर में काम करने के लिए जो आते हैं झाड़ू पोछे वाले, वो उनको बेटा कोई भी ऐसा हम फैसिलिटी नहीं देते हैं. वो लोग जो यहाँ काम करते हैं उन्हें हम जॉब से कभी भी निकाल सकते हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे चलो जाओ. और बेटा उनको कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिलता. काम एक ही हो रहा है, झाड़ू पोछा करना. और बेटा वहां इतना डिफरेंस क्यों मैम? वो इसलिए बेटा क्योंकि बैंक में जो लोग झाड़ू पोछा का काम करते, वो लोग हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और हमारे घरों में जो काम करते वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन से उन्हें सारी फैसिलिटीज और सैलरीज देते हैं. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बेटा कोई ऐसा डेटा मेंटेन नहीं होता. और बेटा आप पूछेंगे मैम जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने से इतने फायदे हो रहे हैं, तो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते क्यों हैं? फिर तो वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करे ना. पे उनको सिक लीव मिलेगी, उनको इंश्योरेंस मिलेगा मेडिकल, उनको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा, तो फिर तो वो ही ज्यादा ठीक है. पर बेटा हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आती हैं. तो जब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं तो फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना शुरू कर देते हैं. और एक और बात समझ लो जरा बड़ी अच्छी तरीके से, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं बेटा उनको फायदा ज्यादा होता है. फायदा होता है अपने प्रॉफिट के लिए वो रजिस्ट्रेशन कराते ही नहीं, ताकि उन्हें देने ना पड़े बेटा टैक्स गवर्नमेंट को. क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो तो आपका टैक्स भी कटेगा. तो वो क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करते रहते हैं. और बेटा इस वजह से जो उनके साथ काम करते हैं उनको कोई बेनिफिट वो नहीं देते. पर मजबूरी में सब लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ से निकले तो फिर तो कहीं भी काम नहीं मिलेगा. अब आज के लास्ट 2 क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. Organized sector covers those places of work where people have assured work. Assured का मतलब लिखो guaranteed work. जहां उनको वर्क की गारंटी है, निकालेंगे नहीं आपको. The working people are registered by the government. गवर्नमेंट के पास डेटा है उनका. ऑर्गेनाइज सेक्टर बेटा सारे रूल्स फॉलो करता है. रूल्स ऑफ लॉ सच एज मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट एक्सेट्रा. बेटा ग्रेट्युटी मतलब लॉयल्टी एक्ट.
This sector is called organized sector because it has some formal procedure of working. बेटा formal process of working, ये formal process of working होता है. Self-employed people can also be the part of organized sector. बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, ये लोग क्या करते हैं बेटा, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं, और जो लोग अपनी एसोसिएशन बना लेंगे तो बेटा फिर वो रजिस्टर हो जाते हैं, तो फिर उनको उसी तरीके से बेनिफिट मिलता होता है. What are the benefits of organized sector workers? They enjoy security of employment. They have to work only a fixed number of hours. They are paid for overtime. They get paid leave, payment during holidays, provident fund, etc. They also get medical benefits. Under the Factories Act, they get facilities like drinking water, safe working environment. ये शायद PDF 3 होगा बेटा, देख लेना. They get pensions after retirement. अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं. तो दोनों को मिला करके भी अगर याद कर लोगे तो भी तुम्हारे पास 7-8 पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है उसके 5 पॉइंट्स हैं और बेनिफिट के 7 पॉइंट्स. तो दोनों को मिलाओगे बेटा तो आराम से 8 तो याद हो ही जाए. एक्सप्लेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैज स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स. छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, कोई कहीं खुला हुआ है, कोई कहीं खुला हुआ है. स्कैटर्ड का मतलब फैला हुआ. These are outside the control of government. सरकार के पास इनका कोई डेटा नहीं. The rules and regulations are not followed. Jobs are low paid and not regular. Jobs are not even secure. There is no provision for overtime or sick leave or paid leave. The people included are street vendors, वो बेटा सड़क पे ठेले वाले, repair persons, hire laborer, ये सारे बेटा मजदूर जो किराए पे काम करते हैं. और बेटा इनका प्रोटेक्शन कैसे करना है वो पढ़ेंगे. पीपल से क्या काम क्यों करते हैं इसमें, दैट वी विल रीड. एंड आई सपोज वी विल टेक ओनली 1 more day टू फिनिश दिस चैप्टर और इसको खत्म करेंगे. ठीक है.